तो लॉकडाउन के चलते लाखों कर्मचारियों की नौकरियां जा रही हैं। हालात ये हैं कि कार की हैंड ब्रेक बनाने वाली फरीदाबाद की एक कंपनी ने अपने उन कर्मचारियों को निकाल दिया है जो काम करते हुए दिव्यांग हो गए और इनको निकाला गया। इन कर्मचारियों में किसी की उंगली कट गई है तो किसी का पूरा जो हाथ है वो गायब है और इनके हाथों की उंगलियां तक मेटल शीट काटते हुए काम करते हुए जा चुकी है। और हमारे साथी जो है वो रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ इस वक्त में जुड़ रहे हैं। रवीश, ये जो फैक्ट्रियां हैं इस पूरे इलाके में, खास करके इस फैक्ट्री में क्या कुछ सामाजिक मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया था, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस की व्यवस्था या दूसरी व्यवस्थाएं नहीं थी ताकि नौकरियां जाने के पहले तक उनको बाकी की चीज़ें मिल सकें, जैसे ग्रेच्युटी वगैरह? जी देखिए, इन कर्मचारियों का ये कहना है कि ये सारे जो हादसे का शिकार हुए हैं ये 5-6 साल पहले ये हादसे का शिकार हुए थे। तब इनसे कंपनी ने ये कहा था कि आपके साथ में हादसा हो गया है तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आपको पक्की नौकरी दी जा रही है। तो इसी के चलते इन्होंने मुआवजे के लिए कोशिश नहीं किया, क्योंकि अभिषेक आप जानते हैं कि मुआवजा लेना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है और मजदूरों के पास इतना संसाधन नहीं होता है कि वो दफ्तरों के चक्कर लगाएं। हादसे के वक्त अगर आपको मुआवजा लेना है तो सबसे बड़ी चुनौती मजदूरों के सामने ये होती है कि वो ये साबित कर पाए कि ये हादसा जो है वो फैक्ट्री के अंदर में काम करते हुए हुआ है। तो ये सारे कानूनी तमाम सारे इसमें दांवपेच हैं, एक कागजी औपचारिकताएं हैं बहुत सारी। तो इसी के चलते उस वक्त जो है जिन लोगों के हाथ जो कटे हैं उनको ये कहकर जो है वो कंपनी ने रोक लिया था कि आपको हम पक्की नौकरी दे रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब इस कंपनी ने अपने 65 जो है वो कर्मचारियों को निकाला तो उसमें इन 26 लोगों की भी नौकरी ले ली गई जिनके हाथ कटे हुए थे और जिनकी उंगलियां कटी हुई थी और ये एक तरीके से दिव्यांग है। तो इनका अब ये कहना है कि उस समय हमने ना तो मुआवजा लिया और ना ही ESI से इन्हें जो है वो पेंशन भी मिल रही है। तो 400 रुपए किसी को पेंशन मिल रही है, किसी को 800 रुपए पेंशन मिल रही है। तो अभी ये बहुत ही हालात इनकी खराब है और आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ही खस्ता हाल है इन मजदूरों की। बिल्कुल रवीश, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हमारे साथ आपको बता दें एक ऐसे कामगार मोहन सिंह मौजूद हैं और साथ ही नीरज शर्मा जो फरीदाबाद के स्थानीय MLA हैं, जो इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों की मुश्किलें सामने रख रहे हैं। पहले मैं मोहन सिंह आपके पास आऊंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि कंपनी का जो रवैया रहा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते तो काम नहीं हो रहा था, आपकी मुश्किल क्या रही? क्या आपको इन 2 महीनों में रोज पैसे मिले या क्या रुख रहा कंपनी की तरफ से? सर जी, हमें 3 महीने के दौरान बहुत तकलीफ में रहे ना, पेमेंट मिली हमें जी, और हमें कोरोना के बहाने लॉकडाउन में बाहर कर दिया गया है। और ऊपर से अगर हम कॉन्ट्रैक्ट आदमी, हम इतने साल हो गए हम बिजनेस में ही करते हैं जी, हम बहुत परेशान हैं, कहाँ जाए, हमें हमारी समस्या सुनी जाए। अच्छा, तो आपने किसी को बताई थी मोहन जी, अपनी समस्या बताने की कोशिश की? MLA साहब के अलावा आपने अपनी कंपनी के लोगों को कुछ बताया? हाँ जी, वहाँ के हमारे मेन तो लीडर हैं जी, वो लीडर हमारे पीछे पड़े रहते हैं, चंदा भी लेते हैं हमसे। हमें पहले भी उन्होंने कहा रखा था परमानेंट कराएंगे, तुम्हें नौकरी से कोई वो नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें नौकरी मिलेगी। और हमें हमेशा झांझा देते रहे, न परमानेंट किया और न हमारी ज़्यादा पेमेंट बढ़वाई, हमारे कंधों में बंदूक चलाते रहे और अपना फायदा उठाते रहे जी, और आज हमें बाहर कर दिया जी। मोहन, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब आपके साथ ये हादसा हो गया, आप 26 लोग बता रहे थे रवीश जिस तरह से, तो उस दौरान आप लोग फैक्ट्री में क्या कर रहे थे? जब आप काम करते थे, जब कोरोना नहीं आया था, तो आप लोग क्या कर रहे थे तब वहां पर? हाँ जी, मैं पूरा मशीन चला रहा था, प्रोडक्शन दे रहा था उस टाइम लॉकडाउन से पहले जी। लॉकडाउन के बाद हमें बोला लॉकडाउन है, छुट्टी है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन का काम करते थे। आपके साथ कितने और लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है? ये कम से कम 65 आदमी है जी हम, इसमें से 23 या 26 आदमी कटे हैं, हाथ कटे हैं, उंगली कटे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ नीरज शर्मा जी भी हैं, विधायक हैं। विधायक जी, इनकी समस्याएं आपने किस स्तर पर उठाई हैं और इनको आप कैसे मदद कर सकते हैं?
नमस्कार साहब। सबसे पहले मैंने बहुत शांति प्रिय ढंग से कि मेरे शहर में औद्योगिक शांति भंग ना हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा कि इस संकट के समय कर्मचारियों की छटनी ना की जाए और आपदा को अवसर बनाइए, अच्छे संदर्भ में कहा, पर इन कंपनी वालों ने इस आपदा को अवसर बना लिया। जैसे ये वीनस का मसला है, जेसीबी का मसला है, और हमारे हरियाणा के अंदर सब जैसे ही मुझे ये पता लगा इन भाइयों का मसला, आज मुझे 12 दिन हो गए हैं जेसीबी कंपनी के गेट के बाहर जो भी छटनी हो रही है उसके खिलाफ रामचरितमानस का पाठ करते हुए डेली में 1 दिन की रामचरितमानस पढ़ता हूँ, राम राज्य के न्याय की बात बताता हूँ। और इन सब भाइयों को मैंने सबसे पहले हमारे शहर के सांसद, केंद्रीय मंत्री, साथ ही विधायक सबके यहाँ ज्ञापन देने के लिए भेजा। ये सबको ज्ञापन दे के आए, एक दिन ये सबको रामचरितमानस का पाठ दे के आए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उसके बाद में शहर के डीसी साहब से मिला, जी नीरज जी, कमिश्नर साहब से मिला, और डीएलसी ऑफिस के अंदर इनकी डेली बेसिस पे डेट चल रही है। सोमवार की फिर इनको डेट है। कंपनी वाले कह रहे हैं ये हमारे एम्प्लॉयज ही नहीं है। नीरज जी ठीक है, आप इनका रामचरितमानस भी पढ़वाइए, लेकिन इतने 2 महीनों से इन लोगों का घर कैसे चल रहा था, गुजारा कैसे चल रहा था, इनके परिवार जो होंगे उस लिहाज से क्या कुछ कर पाए हैं आप लोग? मैडम, इनसे मैंने पूछा था डीएलसी ऑफिस में कि भाई किसी को कोई दुख तकलीफ दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, हम सब लोग मिलकर मदद करेंगे, आटे दाल चावल की, खाने की, भोजन की। तो जो इनके सारे साथी थे सेक्टर 12 डीएलसी ऑफिस में, इन्होंने बोला कि साहब हमारे पास ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, हम अपना घर का गुजर बसर करने में सक्षम है। आज की तारीख में ऐसी कोई हमको भोजन व पानी की व्यवस्था की तकलीफ नहीं आ रही है। जी, लेकिन मुझे आप समझा दीजिए नीरज जी कि आप अपनी सरकार के पास जाएं राज्य में और उनसे कहें कि इनके लिए तो अभी तुरंत व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि फैक्ट्री मालिकों के पास भी एक बहाना है कि उनकी चूंकि लॉकडाउन हुआ है तो उनके पास कुछ जगह वजह है उनके पास कि उनकी कमाई नहीं हो रही है। तो वो तो कहीं पे भी ये प्रधानमंत्री ने ये ज़रूर कहा था कि लोगों को निकाला ना जाए, लेकिन उस पर कोई आधिकारिक कोई नियम नहीं है निकालने को लेकर। साहब मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, इनमें से कुछ साथी ऐसे हैं, चाहे जेसीबी हो, चाहे ये वीनस हो या और कंपनियां हो, जिनके लॉकडाउन के समय कर्फ्यू पासिस बने हैं, जिनके पास बनवाए हैं कंपनी वालों ने कि जब प्रोडक्शन 10% थी या 15% थी, स्पेशल परमिशन ली है हरियाणा सरकार से कि साहब इन लोगों को भेजिए, हमको जरूरत है। और ये लॉकडाउन खत्म हो गया, जब पता है कोरोना काल चल रहा है, कोई आवाज नहीं उठा पाएगा, एकाएक आप उन आदमियों की छटनी कैसे कर सकते हैं? और छटनी के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जबकि छटनी का एक प्रोसीजर है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। जिस भी कंपनी में 300 से ज्यादा उसमें डायरेक्टर लेवल भी शामिल होता है। जेसीबी में तो 350 इस्तीफे करवा दिए। मैंने इसकी भी कल सरकार से मांग करी है, न्यायिक जांच हो कि ऐसे समय में 350 लोग अपनी मर्जी से इस्तीफे क्यों देंगे? क्या ऐसा कारण है आदमी नौकरी छोड़ेगा? और मैं सबसे ये भी कह रहा हूँ साहब, काम नहीं है, बहुत सी कंपनियों में। ठीक है नीरज जी, आप इनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन बिल्कुल आपने इनकी बात सामने रखी है, ये अच्छी बात है। रवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। रवीश, तो जो इनकी मुश्किल है, जो छटनी की बात है, नौकरियां जाना, हम सब देख रहे हैं, आसपास देख रहे हैं किस तरह की भयावह स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस समय और खास तौर से इन लोगों की अगर मदद करनी हो तो क्या किया जा सकता है? देखिए, एक तो ये मदद हो सकती है कि कोई दूसरी कंपनी इनको अपने यहाँ पर काम दे। दूसरी मदद प्रशासन की तरफ से ये हो सकती है कि लेबर कमिश्नर जो है उन कंपनियों से बात करें और फिर इनकी नौकरी को वापस दिलाएं। और तीसरी जो है वो इनको जो आर्थिक मदद है वो कोई मुहैया करवा दे तो वो हो सकती है, क्योंकि इसमें जो निकाले गए लोग हैं इनमें आपको पता है कि 30 साल से लेकर और 57 साल तक के उम्र के कर्मचारियों को निकाला गया है। आज ही मेरी एक 57 साल के उम्र के कर्मचारी से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि उनके 3 बेटियां हैं, 2 बेटियों की शादी हो गई है, लेकिन अब एक तीसरी बेटी की शादी मैं कैसे करूंगा अगर हमारे पास में नौकरी नहीं रहेगी। तो ये सारी दिक्कतें कहीं ना कहीं मजदूरों के साथ में हैं। और निधि, फरीदाबाद में जो आज आंकड़े आए हैं हमारे सामने वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि फरीदाबाद में 18,000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां पर 7 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। और
खुद जो है वो विधायक जी बता रहे थे कि कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों को छटनी के बहाने बाहर कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है फरीदाबाद में। और फरीदाबाद आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर में एक जो है वो औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, एक बहुत बड़ा जो है वो औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। तमाम सारे तो ऐसे मजदूर हैं जिनको निकाल दिया गया और वो गांव चले गए, वो अपनी आवाज भी नहीं यहाँ पर बुलंद कर पा रहे हैं। लेकिन ये लोगों की सामने मजबूरी ये है कि इनके हाथ कट गए हैं, अब इनको नौकरी देगा तो देगा कौन फिर? जी बिल्कुल नीरज जी, मुझे बस ये समझना है कि प्रधानमंत्री जी ने ये भी उन राज्यों की तारीफ की थी जो कह रहे हैं कि जो एक तरीके के कथित तौर के लेबर रिफॉर्म्स कर रहे हैं, यानी कि आप तुरंत हायर और फायर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में जो फैक्ट्री मालिक हैं उनके लिए उन्होंने नियम आसान करने वाले राज्यों को शाबाशी दी थी, जिसमें राजस्थान भी एक था वैसे। तो एक ऐसे वक्त में जहां पर फैक्ट्री मालिकों की दुविधा है और ऊपर से कहा जा रहा है कि लेबर रिफॉर्म्स के वो साथ में है, सरकार साथ में है, तो आप अपने इलाके में कैसे देख पाते हैं इन सब चीज़ों को, जहां पर केंद्र की सरकार कह रही है कि लेबर रिफॉर्म्स करिए, इसका मतलब है कि आप लेबर्स को अगर आप निकालते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, और तब जब हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो हम बहुत सारी चीज़ों में बदलाव कर रहे हैं लेबर्स को लेकर। साहब देखिए, लेबर रिफॉर्म अपनी जगह है, पर मजदूर की जिंदगी अपनी जगह है। आप एक बात बताइए, सारी जिंदगी हमारे को सौभाग्य नहीं मिलता कि हमारे माँ बाप हमें रोटी दें, कभी हमें भी सेवा करनी पड़ती है। ये तो एक प्रथा बन जाएगी। ये मजदूर जिन्होंने अपनी सारी जवानी दे दी कंपनी को, 20-20, 30-30 साल दे दिए, आज बुढ़ापे में इनके शरीर में वो ताकत नहीं है, इनकी तनख्वाह भी 2 पैसे ज्यादा है, जब 20 साल काम किया, इंक्रीमेंट लगे होंगे, आप इनकी जगह नए नए आदमियों को लेते जाएंगे। सरकार को चाहिए रोजगार के साधन बढ़ाए, ये लोग कहाँ जाएंगे? अब इनको कौन नौकरी में रखेगा? हाथ कटे हुए होने की वजह से, उंगली कटे हुए होने की वजह से। और हमने उद्योगपतियों को हाथ जोड़ के एक बात और बोली है कि साहब मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, आपको कोई तकलीफ है तो वो आप बताओ। छटनी किसी भी समस्या का ऐसे समय में समाधान नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है, और मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं। जहां तक आपने बोला इनकी मदद की, साहब हमने कोरोना काल के अंदर डेली 15 से 20 हजार आदमियों के भंडारे करे हैं। ठीक है नीरज जी, बिल्कुल आप लोगों ने भंडारे करे, बहुत अच्छी बात है। मोहन जी मैं नीरज जी, मोहन जी मैं आपसे बस आखिरी में अंतिम सवाल ये पूछना चाहूंगी, इस समय क्या उम्मीद लग रही है? लोग आपके साथ हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन आपको इस समय क्या जरूरत या क्या लग रहा है अब आगे का समय में क्या कर सकते हैं कि आप अपने परिवार को संभाल सकें, आप लोग, जो आप तमाम लोग हैं वहां पर? अभी तो ऐसा लग रहा है इनके सारे, तो मुझे लग रहा है कि हमारी नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी नहीं मिले आगे हमारा वो हालत खराब है। हमारे जैसे हमारे बच्चे भी हाथ पांव कटवाएंगे, उन्हीं के लिए पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से पढ़ाएं? किसी का इंटर का हुआ है, किसी का हाई स्कूल का है, की जिंदगी खराब हो रही है। हम कहाँ जाए? हम तो भीख मांगने लायक भी नहीं है जी। हमारी समस्या हल करें, हम बहुत परेशान हैं। घर में आटा नहीं है, गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है, किराया नहीं है, हम कहाँ जाएं? बिल्कुल, तो ये जी बिल्कुल आपने अपनी परेशानी सामने रखी, और रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट थी, उनके माध्यम से ये समस्या हम लोगों के सामने, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रख रहे हैं। और जो एक आंकड़ा दिया है रवीश ने कि किस तरह से यहाँ पर अगर 18,000 छोटी बड़ी फरीदाबाद में उद्योग हैं और उसमें अगर 7 लाख लोग काम करते हैं और 2.5 लाख के करीब अगर लोगों की छटनी होती है, तो हमारी इस औद्योगिक नगरी का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने जा रहा है।